दोस्तों नमस्कार। डिसीजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग संविधान का भाग 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो हमारा समानता का अधिकार है, मूल अधिकार, और स्वतंत्रता का मूल अधिकार हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें अनुच्छेद 19 पूरा हो चुका था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 अर्थात आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक में मिलता है। अनुच्छेद 19 से 22 तक। देखिए, हम लोग अनुच्छेद 19 पढ़ चुके थे। अनुच्छेद 19 आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। ये इनमें क्या दिया गया है? देखिए, अनुच्छेद 19 में हम लोग विचार यानी कि बोलने, एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लेकर के, यानी कि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें मिली हुई हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। जिन्हें हम पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 है, इसमें दिया गया है कि अपराध या दोष सिद्धि से संरक्षण। इसका मतलब क्या है, पहले हम देख लेते हैं, फिर एक एक करके उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसे हम जीवन का अधिकार भी कहते हैं। जीवन का अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 22 है। अनुच्छेद 22 में देखिए, गिरफ्तारी से संरक्षण। की व्यवस्था की गई है। देखिए, हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 20 है, अपराध या दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करता है, कोई जुर्म करता है या किसी कानून का उल्लंघन करता है, तो देखिए 3 कंडीशन हो सकती हैं। उसको अपने दोष को सिद्ध होने से बचाने, यानी कि उसके पक्ष, अपने को बचाने के पक्ष में, एक तो पहला है कि किसी भी व्यक्ति को जब उसने अपराध किया है तो उस समय जो उस अपराध के लिए दंड निश्चित है, उसी के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि
किसी अपराध के लिए जब उसने अपराध किया, किसी कानून का उल्लंघन किया, उसके लिए 6 माह की सजा थी। बाद में मान लीजिए ये 2020 में 6 माह की सजा थी उस अपराध के लिए, 2021 में उसमें बढ़ा दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। तो उसे जिस समय अपराध उसने किया था, यानी कि जब उसने 2020 में किया था तो 6 माह की सजा उसके लिए निर्धारित थी, तो उसे 6 माह की सजा ही दी जाएगी, न कि 5 वर्ष की। दूसरी चीज, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा व्यक्ति को। और तीसरी चीज, एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जाएगा। ये 3 प्रावधान इसमें मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार। देखिए, यह हमारे संविधान का महत्वपूर्ण मूल अधिकार है, और जो मूल अधिकार है, आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय वह स्वतः उनमें वो अवरुद्ध हो जाते हैं, उनमें रोक लग जाती है। लेकिन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जिसे जीवन का अधिकार कहते हैं, यह समाप्त नहीं होता है। हम लोग देखते हैं, इसमें यह कहा गया है कि विधि स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के जीवन का अंत नहीं किया जा सकता है। ठीक है। क्या किया गया, क्या कहा गया कि विधि स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के जीवन का अंत नहीं किया जाए। ये विधि स्थापित प्रक्रिया क्या है, यानी कि कानूनी रूप से, किस आधार पर, कानूनी रूप से ही किसी व्यक्ति के जीवन का अंत किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी को मृत्यु दंड यानी कि फांसी की सजा मिलती है, तो वो विधि के अनुसार उसके प्राणों का अंत किया जा रहा है। ठीक है। बाकी और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जो विधि स्थापित प्रक्रिया उसके अनुसार ही किसी के जीवन का अंत किया जा सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। देखिए, ये जो व्यवस्था हमारे संविधान में ली गई है, ध्यान देने योग्य बात है। ये जो विधि स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख यहाँ पर है, ये जापान के संविधान से ली गई है। कहाँ के? जापान के संविधान से ली गई है। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें एक इसके अंतर्गत और भी है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं, जैसे स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार, स्वस्थ
भोजन, पेयजल का अधिकार, निजता का अधिकार भी मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। इसी में प्राण एवं दैहिक के अंतर्गत आता है निजता का अधिकार, और इसे के अंतर्गत 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन किया गया। इसका NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। और देखिए एक और इसमें महत्वपूर्ण एक खंड जोड़ा गया अनुच्छेद 21 का। ये कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21 का के तहत ये कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष आयु तक के सभी बच्चों के लिए राज्य अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ठीक है, देखिए ये व्यवस्था कब की गई? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत व्यवस्था की गई कि 6 से 14 वर्ष। देखिए इसे हम थोड़ा सा इसके जो ये संशोधन है और ये सन है और ये किस साल से किस साल तक के बच्चों के लिए किया गया, हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 86वें संविधान संशोधन दिया गया है, तो हम लोग देखते हैं कि 86 में 8 और 6 दो अंक है, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आता है। तो हम लोग देखते हैं कि 2002 में 2 फिर 00 फिर 2 यानी कि 2 फिर 2 यानी कि 2002 में हुआ। इस तरह से इसी तरह हम देखते हैं 8 और 6 को जोड़ते हैं तो 14 आता है, यानी कि 14 वर्ष कहां से कहां तक? जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, यानी कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 86 में देखिए 2 अंक हैं, एक बार घटाते हैं, 8 में से 6 घटाते हैं 2 आता है, यानी कि सन उसका 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और 8 में 6 जोड़ते हैं तो 14 वर्ष आता है। तो 8 6 14 यानी कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो हमारा अनुच्छेद है अगला हमारा अनुच्छेद है 22।
गिरफ्तारी से संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस मनमानी तरीके से गिरफ्तार करती है तो देखिए उससे संरक्षण प्राप्त करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 22 में, जिसमें देखिए पहला है व्यक्ति को जो गिरफ्तार कर किया जाने वाला व्यक्ति है उसे अपने अपराध को जानने का अधिकार है कि किस अपराध के तहत व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी चीज, गिरफ्तारी से बचने के लिए मनपसंद वकील यानी कि एडवोकेट को चुनने का अधिकार है। तीसरा, गिरफ्तारी जब हो रही है तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, ये 3 बिंदु है, 3 तथ्य इसके लिए किए गए हैं। और इसमें देखिए जो न्यायालय तक पहुंचने में गिरफ्तारी के बाद जो समय लगता है आने जाने में, यानी कि उसको लाने और ले जाने में, यानी कि आवागमन में लगे हुए समय को छोड़कर। ठीक है, तो ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार था। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक यहाँ पर अपराध और दोष सिद्ध और गिरफ्तारी इन दोनों में कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि कैसे जो है कंफ्यूजन होता है। हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति पहले अपराध करता है कि इसमें हम लोग ये कंफ्यूजन होता है कि अनुच्छेद 20 में अपराध है कि अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी है कि अपराध है। इसमें दोनों शब्द लगभग मिलते जुलते हैं, तो इस तरह से इनमें आपस में हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम लोग देखिए इसको दूर कर लेते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अपराध पहले करेगा तभी गिरफ्तारी होगी। ठीक है, पहले जब व्यक्ति अपराध करेगा तभी उसे पुलिस पकड़ने जाएगी। बिना अपराध किए किसी को नहीं पकड़ेगी, गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस, किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी। तो पहले अपराध होता है, यानी कि पहले 20 में अपराध है और फिर 22 में गिरफ्तारी है। ठीक है, आइए हम लोग अब चलते हैं, अगला जो हमारा मूल अधिकार है हम लोग उसको देखते हैं। देखिए हमारा जो अगला मूल अधिकार है तीसरा, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 तक मिलता है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। शोषण के विरुद्ध क्या है? शोषण किसे कहते हैं? यानी किसी को
सताया जाए, किसी को किसी के द्वारा गलत उसके साथ अन्याय किया जाए, उसके साथ अत्याचार किया जाए, तो ऐसे जो कार्य हैं उनसे संरक्षण देने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया, जिसमें देखिए अनुच्छेद जो 23 है हमारा, और अनुच्छेद 24, दो अनुच्छेदों में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम, बेगार और मानव के दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या किया गया? शोषण से बचाने के लिए, मनुष्य को शोषण से, नागरिकों को बचाने के लिए क्या किया गया कि किसी से कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, बेगार नहीं करा सकता, बिना मजदूरी दिए काम नहीं करा सकता, और मानव के दुर्व्यापार पर, मानव की खरीद और बिक्री नहीं की जा सकती किसी भी दशा में, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अनुच्छेद 24 में है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों तथा अन्य जोखिम वाले क्षेत्रों में काम पर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि जहां पर जीवन का खतरा हो सकता है, ऐसी जगहों पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं रखा जा सकता है। देखिए 14 और 24 दोनों में अंत में 4 है, इसमें भी 4 है, यानी कि किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने से रोक रखी गई है? अनुच्छेद 24 में। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो हमारा अधिकार है, मूल अधिकार चौथा, चौथा मूल अधिकार हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए भारत को एक पंथ निरपेक्ष देश है, हमारा देश पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष देश है, जिसका अर्थ होता है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं है। तो हमारे देश के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई मूलभूत अधिकार के तहत। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 24 से 28 तक, यानी कि 4 अनुच्छेदों में 24, 25, 26, 25 से 24 25 से 24 तक तो हमारा ये था 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख मिलता है। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। आइए हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता।
ठीक है, यानी कि भारत के नागरिकों को अपनी स्वेच्छा से, जो उनकी आत्मा कहती है कि हमें किस धर्म का पालन करना है, उससे ना तो कोई सरकार, ना तो कोई व्यक्ति, ना तो उसके परिवार का सदस्य, कोई भी किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकता। यानी कि अबाध रूप से, बिना बाधा के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी दबाव के, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी भी धर्म का पालन करने की उसे स्वतंत्रता है और उस धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता है। दूसरा है, जो अगला है अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता। यानी कि धार्मिक उत्सव पर्व मनाने के लिए उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 27 में किसी भी प्रकार के धार्मिक कर देने व न देने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, धार्मिक कर देने या न देने की स्वतंत्रता। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 28 है कि राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और न किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक प्रेयर करने के लिए किसी को बाध्य किया जाएगा। यहाँ पर देखिए राज्य द्वारा वित्त पोषित क्या मतलब है, यानी कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अगला देखिए हमारा जो मूल अधिकार है पांचवा, हमारा मूल अधिकार देखिए है जो प्रत्येक भारतीय नागरिकों को मिला हुआ है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। कौन सा? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। देखिए इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 व 30 यानी कि आर्टिकल 29 और 30 में मिलता है, इसका उल्लेख किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 29 में क्या है और अनुच्छेद 30 में क्या है। अनुच्छेद 29 में यह कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए
शिक्षण संस्थाएं खोलने और उनका प्रबंध करने का अधिकार, प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। यह हमारा अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया, संस्कृत शिक्षा का अधिकार दिया गया उन्हें। अल्पसंख्यक हमारे देश में देखिए कौन कौन से समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया, जिन्हें अधिकार ये मिला हुआ है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इन 6 समुदायों को, 6 धर्म के लोगों को, 6 संप्रदाय के लोगों को, कौन कौन से? मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध और जैन को अल्पसंख्यक माना गया है कि हमारे देश में इनकी संख्या कम है। इसलिए जो अधिकांश जिनकी जनसंख्या बहुत है, बहुसंख्यक है, जो उनके साथ भेदभाव न करे, इसलिए इनके संरक्षण के लिए, इनके हितों के, इनके कल्याण के लिए ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई और इनके द्वारा अपनी संस्कृति को ये सुरक्षित रख सके, भाषा संस्कृति को, इसलिए ये शिक्षण संस्थाएं खोलने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया। और जिसमें अनुदान में किसी भी प्रकार का राज्य भेदभाव नहीं करेगा। जिस तरह से सामान्य शिक्षण संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है, उसी तरह भी इनके भी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था करेगी। अब देखिए हमारा जो लास्ट है, 6वां मूल अधिकार, अंतिम मूल अधिकार जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा? 6वां जो मूल अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये देखिए किसमें है? अनुच्छेद 32 में। ठीक है, अनुच्छेद 31 कहां गया? अभी तक तो हम लोग क्रम से पढ़ते चले आ रहे हैं। अनुच्छेद 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29 से 30, 31। जो अनुच्छेद 31 है, इसी में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जो संपत्ति का मूलभूत अधिकार था, जो हमारा 7वां मूल अधिकार था, उसे इसका इसमें उल्लेख किया गया था और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया मूल अधिकारों से और मात्र एक 300 अनुच्छेद 300 में रख करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या किया गया? कानूनी अधिकार बना। देखिए मूल अधिकार और कानूनी अधिकारों में देखिए क्या अंतर है। जो मूल अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं और ये कानूनी अधिकार है। देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि मूल अधिकार क्या होते हैं और कानूनी अधिकार क्या होते हैं। तो ये देखिए कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में क्या अंतर है। मूल अधिकारों को देखिए सर्वोच्च न्यायालय संरक्षण मिला हुआ है। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण। यानी कि अगर मूल अधिकारों का कोई हनन करता है, कोई व्यक्ति या कोई सरकार हनन करती है, तो उनकी रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शरण में जाया जा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, जो
मूल अधिकार हैं। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, ये रिट जारी करते हैं, जारी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कानूनी अधिकार है इनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिलता है। हम लोग देखते हैं कि जो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है। हम लोग देखते हैं कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है, कौन, सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, इसी को उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, या सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट, 5 प्रकार के रिट या आदेश जारी करता है। और इसी के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के यही रिट जारी कर सकता है। ये भी दोनों को अधिकार मिला हुआ है। मूल अधिकार के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। यह प्रश्न में पूछता रहता है कि रिट जारी करने का अधिकार किसे है, सर्वोच्च न्यायालय को कि उच्च न्यायालय को कि दोनों को, कि इस तरह से प्रश्न बना करके पूछता है। तो हमें ये याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। वो रिट कौन कौन सी हैं हम लोग देखते हैं। 5 प्रकार की जो रिटें हैं वो कौन सी हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है उत्प्रेषण लेख और पांचवा है अधिकार परीक्षा। देखिए ये 5 प्रकार के आदेश जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है अवैध तरीके से तो उसे, उस बंदी को न्यायालय के सामने प्रत्यक्षीकरण यानी कि प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। दूसरा परमादेश, अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने दायित्वों का सही तरीके से पालन नहीं करता है तो उसको न्यायालय उसके दायित्व कर्तव्यों को पालन करने का आदेश देता है। तीसरा है प्रतिषेध, ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश देते हैं कि आपके यहाँ कोई भी मुकदमा जो चल रहा है वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अतः आप वो अपने क्षेत्र में उसके अंतर्गत कार्रवाई न करें। और उत्प्रेषण लेख उसी के बाद जारी किया जाता है कि आप उस मुकदमे को
जिसे सुनने का आपको अधिकार नहीं है उसे हमारे पास भेजिए या अपने से उच्च न्यायालय में भेजिए। उसके बाद अधिकार परीक्षा, जब कोई व्यक्ति अवैध तरीके से, गैरकानूनी तरीके से किसी पद को प्राप्त करके कार्य करने लगता है तो उससे न्यायालय यह पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस कार्य को कर रहे हैं। तो ये 5 प्रकार के आदेश जारी करते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। देखिए, ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि जो प्रश्न पूछता है कि संविधान की आत्मा, संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है। देखिए, इसमें 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो अगर इसमें दिया गया है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, किसने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो हम इसका उत्तर पाते हैं। हमारा उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। देखिए, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहते हैं, अगर ये प्रश्न पूछा जाए संविधान का हृदय या आत्मा किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा प्रस्तावना को। किसे? प्रियम्बल को, प्रस्तावना को। जो संविधान की प्रस्तावना है वो इसका आंसर होगा कि संविधान का हृदय आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाएगा। ठीक है। और इनके महत्व को दर्शाते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि संविधान का कौन सा उपबंध है या कौन सा भाग ऐसा है कि जिसके बिना संविधान पूरा खाली हो जाएगा, तो मैं उसका नाम लूंगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 है, उसके बिना संविधान पूरा खाली हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो हमारे मूल अधिकार है शुरू से लेकर के अनुच्छेद, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में जिनका उल्लेख मिलता है, हम लोगों ने संविधान के मूलभूत अधिकारों का अध्ययन किया विस्तार पूर्वक। आप हमारे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और अगर हमारा वीडियो आपको उपयोगी लगे तो आप अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।